नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है स्टोरीज ऑफ जिंदगी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन और इसे लिखा है R.B. स्पाकमैन ने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनिपुलेशन पर किताब, क्या ये सिखाती है कि दूसरों को कैसे फंसाया जाए? क्या ये डार्क साइड की किताब है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि ये किताब उन तकनीकों के बारे में बताती है जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं, और नहीं, क्योंकि इस किताब का असली उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको वो चश्मा देना जिससे आप देख सकें कि आपके आसपास क्या चल रहा है। R.B. स्पाकमैन एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 20 साल से ज्यादा समय ह्यूमन बिहेवियर को समझने में बिताया है। उनकी इस किताब को दुनिया भर में सराहा गया है क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में बहुत गहरी बातें समझाती है। और आज स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हम आपको इसी किताब की कहानी सुनाने वाले हैं। पूरी किताब, हर चैप्टर, हर टेक्निक, हर सीक्रेट। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज के बाद आप दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। वो नजरिया जो आपको बचाएगा, वो नजरिया जो आपको ताकत देगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल स्ट्रिंग्स। दोस्तों, जरा सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके बॉस आपको बुलाते हैं और पूछते हैं अगले प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या सुझाव है। आप बताते हैं, अपना दिल खोल कर बताते हैं, पूरी मेहनत से सोचा हुआ प्लान शेयर करते हैं। बॉस मुस्कुराते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा सुझाव है, मैं इस पर विचार करूंगा। एक हफ्ते बाद मीटिंग में बॉस वही प्लान पेश करते हैं, लेकिन अपने नाम से। आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कह रहे हो हमने मिलकर किया है। आपको लगता है आपकी वैल्यू हुई, आपको लगता है आपको क्रेडिट मिला। नहीं दोस्तों, आपको बस फील गुड कराया गया। आपके दिमाग में यह बिठाया गया कि आपकी बात सुनी गई, जबकि हुआ कुछ और ही था। और यही है दोस्तों मैनिपुलेशन का पहला लेसन। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हर दिन, हर पल कोई ना कोई आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। कभी कोई दोस्त, कभी कोई कॉलीग, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई कंपनी जो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। और सबसे स्कैरी बात, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैनिपुलेशन का पहला नियम है दिखना नहीं। जैसे पानी में मछली को पानी का पता नहीं होता, वैसे ही मैनिपुलेशन में फंसे इंसान को मैनिपुलेशन का पता नहीं होता। वो सोचता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है, वो सोचता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो सोचता है कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है, लेकिन है नहीं। R.B. स्पाकमैन अपनी किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती हैं। वो कहती हैं कि मैनिपुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये क्या नहीं है। मैनिपुलेशन वो नहीं है जब कोई आपको सीधा ऑर्डर दे, ये करो, ये तो सीधा कमांड है। मैनिपुलेशन वो नहीं है जब कोई आपको धमकी दे, अगर ये नहीं किया तो, ये तो खुला थ्रेट है। मैनिपुलेशन है जब कोई आपसे वो करवाए जो वो चाहता है, लेकिन आपको लगे कि ये आपका अपना डिसीजन है। स्पाकमैन इसे समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं, पानी को अगर आप फोर्स करो तो वो बिखर जाता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सही डायरेक्शन दो तो वो खुद बहने लगता है। मैनिपुलेटर बिल्कुल पानी की तरह होता है, वो फोर्स नहीं करता, वो डायरेक्शन देता है। और यही चीज मैनिपुलेशन को इतना डेंजरस बनाती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो आप उसके लिए पूरी तरह कमिटेड हो जाते हैं। आप उस पर सवाल नहीं उठाते, आप उसे अपना ही हिस्सा मान लेते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ ऐसा किया है जो आप रियली नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कर दिया, और बाद में सोचा ये मैंने क्यों किया। शायद तब किसी ने आपकी उस इनविजिबल स्ट्रिंग को खींचा था। स्पार्क में किताब में बताती हैं कि मैनिपुलेशन 5 पिलर्स पर खड़ी होती है, और जब तक हम इन पिलर्स को नहीं समझेंगे, हम मैनिपुलेशन को नहीं समझ सकते। पहला पिलर है छुपा हुआ इरादा। मैनिपुलेटर कभी नहीं बताता कि वो असल में क्या चाहता है, वो हमेशा अपने असली इरादे को छुपाता है। जैसे उस बॉस ने छुपाया कि वो आपका आइडिया लेने वाला है, उसने कहा बस सुझाव चाहिए, असली इरादा छुपा रहा। दूसरा पिलर है कमजोरी का फायदा उठाना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई अटेंशन चाहता है, कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई प्यार चाहता है। मैनिपुलेटर इन्हीं कमजोरियों को ढूंढता है और उन पर हमला करता है। तीसरा पिलर है इंफॉर्मेशन का कंट्रोल। जो जानता है वो जीतता है। मैनिपुलेटर हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और कौन सी नहीं। वो आपकी दुनिया को शेप करता है बस इंफॉर्मेशन के जरिए।
चौथा पिलर है इमोशनल लीवर। इमोशंस रीजन को अंधा कर देते हैं। जब आप इमोशनल होते हैं तो आप लॉजिकली नहीं सोच पाते। मैनिपुलेटर यही मौका ढूंढता है। वो आपको डराता है या इतना प्यार देता है कि आप अंधे हो जाओ, या गिल्ट दिलाता है कि आप उसकी बात मान लो। और पांचवा पिलर है चॉइस का इल्यूजन। सबसे पावरफुल तकनीक। मैनिपुलेटर आपको ये लगने देता है कि आपके पास चॉइस है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ऑप्शंस ऐसे सेट किए होते हैं कि कोई भी ऑप्शन चुनो, मैनिपुलेटर की मर्जी ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब पढ़कर थोड़ा डर लग रहा है ना? लगना चाहिए, क्योंकि डर ही वो चीज है जो हमें सचेत करता है। लेकिन डरना नहीं है, सीखना है। क्योंकि जैसा स्पार्कमैन कहती हैं, अंधेरे में सबसे बड़ी दुश्मन नहीं होती, सबसे बड़ी दोस्त होती है अवेयरनेस। जैसे ही अंधेरे में रोशनी आती है, अंधेरा भाग जाता है। तो दोस्तों, अब हम वो रोशनी चलाने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर मैनिपुलेशन काम क्यों करती है। हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी वायरिंग है जो हमें मैनिपुलेटर्स का आसान शिकार बना देती है। क्यों स्मार्ट लोग भी स्टूपिड डिसीजंस कर बैठते हैं जब मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। चैप्टर 2, दिमाग का खेल, साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, एक बहुत फेमस सी बात है, इंसान उतना लॉजिकल नहीं होता जितना वो सोचता है। हम सब सोचते हैं कि हम रैशनल हैं। हम सब सोचते हैं कि हम फैक्ट्स देखते हैं, एविडेंस देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से 95% डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, और यही सबकॉन्शियस माइंड मैनिपुलेटर का प्लेग्राउंड है। आरबी स्पार्कमैन अपनी किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाती हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। वो इसे 3 लेयर्स में बांटती हैं। पहली लेयर है रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है, लाखों साल पुराना। इसका काम है सर्वाइवल, खतरे को पहचानना, खाना ढूंढना, सेक्स की इच्छा। ये हिस्सा कभी सोचता नहीं, बस रिएक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे पावरफुल है। दूसरी लेयर है लिम्बिक सिस्टम। ये इमोशंस की जगह है। प्यार, डर, गुस्सा, खुशी सब यहीं पैदा होते हैं। मेमोरीज भी यहीं स्टोर होती हैं, और ये वो जगह है जहां मैनिपुलेटर सबसे ज्यादा खेलता है। तीसरी लेयर है नियोकॉर्टेक्स। ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है, सोचने वाला हिस्सा, प्लानिंग करने वाला। लेकिन ये सबसे कमजोर है। जैसे ही इमोशंस हाई होते हैं, नियोकॉर्टेक्स बंद हो जाता है, और तब हम बिना सोचे डिसीजंस लेने लगते हैं। स्पार्कमैन कहती हैं मैनिपुलेटर का काम है आपके लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करना और नियोकॉर्टेक्स को शट डाउन करना। जैसे ही आप इमोशनल होते हैं, आप लॉजिकल नहीं रहते, और तब मैनिपुलेटर जो चाहे वो करवा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मैनिपुलेटर ऐसा करता कैसे है? कौन से साइकोलॉजिकल बटन्स वो दबाता है? स्पार्कमैन ने अपनी किताब में 7 ऐसे बटन्स के बारे में बताया है जो मैनिपुलेटर लगातार दबाते हैं। पहला बटन है फियर, डर। सबसे पावरफुल इमोशन है। जब आप डरते हो तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। मैनिपुलेटर कहता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, या अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डर के मारे आप वो करते हो जो आप नहीं करना चाहते। दूसरा बटन है गिल्ट। कितनी बार आपने कुछ इसलिए किया क्योंकि किसी ने आपको गिल्ट दिलाया? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं, फिर भी तुम। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो हमें दूसरों के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। तीसरा बटन है ऑब्लिगेशन, फर्ज। समाज ने हमें सिखाया है कि हमारे कुछ फर्ज हैं, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, बॉस के प्रति। मैनिपुलेटर इसी का फायदा उठाता है। ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है, हमारी फैमिली में तो यही ट्रेडिशन है। चौथा बटन है डिजायर, इच्छा। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, पैसा, इज्जत, प्यार, सक्सेस। मैनिपुलेटर आपकी डिजायर को पहचानता है और उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये पाने के लिए बस इतना करना है और आप कर देते हैं। पांचवा बटन है ईगो, तारीफ। कितने लोग हैं जो तारीफ के भूखे हैं? बहुत सारे। मैनिपुलेटर कहता है सिर्फ तुम ही कर सकते हो, किसी और में दम नहीं, और आपका ईगो फूल जाता है। आप वो करने को तैयार हो जाते हैं जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। छठा बटन है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये डर हमें बहुत कुछ करवा देता है। मैनिपुलेटर कहता है लोग क्या कहेंगे पता है, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं पता है, और आप तुरंत उसकी बात मान लेते हैं ताकि समाज में आपकी इमेज खराब ना हो। और सातवां बटन है कंफ्यूजन। जब दिमाग घायल हो तब मैनिपुलेटर की एंट्री हो। कंफ्यूजन में हम सबसे कमजोर होते हैं। हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत, और तब कोई आकर कहता है मैं बताता हूं तुम्हें, और हम मान जाते हैं।
स्पार्कमैन कहती हैं ये 7 बटन्स हैं और हर इंसान की अलग अलग बटन्स होती हैं। किसी पर फियर का असर ज्यादा होता है, किसी पर गिल्ट का, किसी पर डिजायर का। मैनिपुलेटर सबसे पहले यही पता लगाता है तुम्हारा वीक बटन कौन सा है और फिर उसे बार बार दबाता है। जैसे हैकर कंप्यूटर की कमजोरी ढूंढता है, वैसे ही मैनिपुलेटर इंसान की साइकोलॉजिकल कमजोरी ढूंढता है। तुम्हारा कंप्यूटर वायरस प्रूफ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, और यही सबसे स्कैरी बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हेल्पलेस हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिमाग को समझना होगा, हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। तो खुद से पूछिए, इन 7 बटन्स में से किस पर आप सबसे ज्यादा क्लिक करते हो? पिछले हफ्ते किसी ने आपका वो बटन दबाया? सोचिए, गौर कीजिए, क्योंकि यही पहला कदम है बचाव की ओर। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि मैनिपुलेटर असल में कौन होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि दुश्मन को पहचानना जरूरी है, लेकिन उसका चेहरा जानना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, एक आम गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि मैनिपुलेटर कोई खलनायक होता है, काला चश्मा लगाए, मूछें घुमाता हुआ, जो सिर्फ बुराई ही सोचता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैनिपुलेटर आपका कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपका बॉस, आपके माता पिता, और सबसे डरावनी बात, कई बार मैनिपुलेटर को खुद पता नहीं होता कि वो मैनिपुलेटर है। आर.बी. स्पार्कमैन ने अपनी किताब में मैनिपुलेटर्स की 5 कैटेगरीज बताई हैं, 5 अलग अलग फेसेस, और इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला फेस है द चार्मर। ये वो इंसान है जो पार्टी की जान होता है, हर किसी से बात करता है, हर किसी को स्पेशल फील कराता है, बहुत मुस्कुराता है, बहुत प्यार से बात करता है। लेकिन जब तुम वहां से निकलते हो तो तुम्हें लगेगा कि उसने तुम्हारे बारे में कुछ याद रखा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बात नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए एक नंबर थे, ऑडियंस मेंबर नंबर 47। चार्मर का प्यार परफॉर्मेंस होता है, इमोशन नहीं। वो सबसे प्यार से बात करता है, लेकिन किसी से सच्चा लगाव नहीं रखता। उसकी तारीफें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें डेप्थ नहीं होती। ऑफिस में वो कॉलीग जो हर किसी की बर्थडे याद रखता है, लेकिन जब तुम्हें हेल्प चाहिए वो गायब। वो पार्टनर जो डेट्स पर बहुत रोमांटिक होता है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स में कभी साथ नहीं देता। वो दोस्त जो हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में वार्मथ नहीं होती। चार्मर को कैसे पहचाने? उसका अटेंशन ट्रांजैक्शनल होता है। वो वही याद रखता है जो उसके काम आए, वो वही बात करता है जो उसे फायदा पहुंचाए। उसके आसपास रहकर तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ उतनी है जितना तुम उसे दे सकते हो। दूसरा फेस है द विक्टिम। ये सबसे डेंजरस टाइप है, क्योंकि इनका हथियार है सिंपैथी। ये हमेशा परेशान रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई क्राइसिस, कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। और ये हमेशा कहते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे कोई समझता नहीं, तुम ही हो मेरा सहारा। और तुम दौड़े चले आते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ये इंसान सच में परेशान है, मैं ही इसकी मदद कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, ये विक्टिम सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। स्पार्कमैन बताती हैं, उनकी विक्टिमहुड ही उनकी पावर है। जब तक तुम उनके लिए सॉरी फील करोगे, तुम उनके कंट्रोल में रहोगे, तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनकी जिम्मेदारी उठाओगे, और वो बस देखते रहेंगे। द विक्टिम को कैसे पहचाने? उनके पीछे ड्रामा हमेशा लगा रहता है, प्रॉब्लम्स उनके पीछे पीछे चलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई और होता है जिसकी गलती है। कभी तुम, कभी कोई और, खुद कभी हालत नहीं होते। तीसरा फेस है द बुली। ये सीधा साधा है, जो चाहते हैं फोर्स से लेते हैं। धमकी, इंटिमिडेशन, गुस्सा, ये इनके हथियार हैं। अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, तेरा काम मुश्किल कर दूंगा, और तुम डर के मान जाते हो। लेकिन जानते हो द बुली के अंदर क्या होता है? एक इनसिक्योर इंसान, जो दुनिया को दिखाता है कि वो पावरफुल है, क्योंकि अंदर से वो पावरलेस फील करता है। उनकी एग्रेशन उनकी प्रोटेक्शन है। बहुत सारे बॉसेस इस टाइप के होते हैं। वो चाहते हैं कि सब उनसे डरे, लेकिन डरे हुए एम्प्लॉइज क्रिएटिव नहीं होते। वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, और कंपनी का नुकसान होता है। द बुली को कैसे पहचाने? उनके साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा एगशेल्स पर चलने जैसा लगता है। एक गलत शब्द और वो भड़क जाते हैं। उनसे डिसएग्रीमेंट का मतलब है उनकी दुश्मनी मोल लेना। चौथा फेस है द सेवियर। ये वो इंसान है जो तुम्हारी लाइफ सॉल्व करने आता है। मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मेरे भरोसे रहो, तुम टेंशन मत लो। पहले लगता है भगवान का फरिश्ता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है फरिश्ता नहीं, जेलर है।
पहले डिपेंडेंस क्रिएट करो, फिर कंट्रोल करो। जब तुम उन पर डिपेंडेंट हो जाओ, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, तब वो तुमसे जो चाहे करवा सकते हैं और करेंगे भी। एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था, उसके पैसे की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, सब। 2 साल बाद जब लड़की ने अलग होना चाहा तो उसने कहा, मेरे बिना तुम क्या करोगी, मैंने ही तो तुम्हें बनाया है। ये प्यार था या पोजीशन? द सेवियर को कैसे पहचाने? उनकी हेल्प में हमेशा इनविजिबल स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। तुम ग्रेटफुल होते हो लेकिन साथ में ट्रैप्ड भी महसूस करते हो। तुम जानते हो कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हेल्प लेना बंद कर देंगे। और 5वां फेस है द आइडियलिस्ट। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े आइडियल्स की बात करते हैं, ट्रूथ, जस्टिस, ऑनेस्टी, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए, अपने एक्शंस के लिए हमेशा एक्सक्यूज है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि, और उनका क्योंकि हमेशा सही लगता है। आइडियल्स का मास्क पहनकर ये लोग अपनी मैनिपुलेशन को जस्टिफाई करते हैं। मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें सुधरना चाहिए। मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि सच तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो पेरेंट जो बच्चे को फिजिकली पनिश करे और कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए कर रहा हूं। वो पार्टनर जो चीट करे और कहे, रिलेशनशिप ओपन नहीं थी इसलिए मैंने बताया नहीं। द आइडियलिस्ट को कैसे पहचाने? उनके एक्शंस कभी उनके वर्ड्स से मैच नहीं करते, लेकिन उनके पास हर गैप के लिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो दोस्तों, ये हैं 5 फेसेस, 5 अलग अलग मैनिपुलेटर्स। क्या आपने अपने आसपास किसी को पहचाना? हो सकता है आपका कोई क्लोज फ्रेंड, हो सकता है आपका पार्टनर, हो सकता है आपका बॉस। पहचानना ही पहला कदम है, क्योंकि जब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे, जंग कैसे जीतोगे? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे वो 7 डार्क टेक्निक्स जो मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं, वो असली हथियार जिनसे वो लोगों के दिमाग में घुस जाते हैं। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां स्पार्कमैन अपनी किताब की जान खोलती हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर्स दुनिया भर में लोगों को कंट्रोल करते हैं, ऑफिसेज में, बेडरूम्स में, बोर्डरूम्स में। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तुम गेम जानोगे तभी तुम्हें प्ले नहीं किया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक 1, लव बॉम्बिंग। पहली टेक्निक है लव बॉम्बिंग। नाम सुनने में अच्छा लगता है ना, प्यार, बॉम्बिंग, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। लव बॉम्बिंग तब होती है जब कोई आपको एक्सेसिव अफेक्शन देता है, बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा तारीफें शुरू में। जब कोई इंसान आपसे इतना प्यार करे कि आपको लगे ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। 1000 मैसेजेस एक हफ्ते में, You're the one, I've never met anyone like you, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। आपका गार्ड नीचे हो जाता है। आप बिलीव करने लगते हो कि ये इंसान मेरे लिए बना है। लेकिन 3 महीने बाद क्या होता है? वही इंसान अब आपकी हर बात मनवा रहा है। आप अपने फ्रेंड्स छोड़ चुके हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, और आपको अब भी लगता है कि आपको प्यार मिल रहा है। लव बॉम्बिंग का काम है आपकी वॉल्स को तोड़ना। जब कोई आप पर इतना प्यार बरसाता है तो आप सोचते हो ये सच्चा है, ये सेफ है, और जैसे ही वॉल्स गिरती हैं, असली गेम शुरू होता है। रेड फ्लैग्स क्या है? हाथों हाथ कमिटमेंट, ओवर द टॉप कॉम्प्लीमेंट्स, पर्सनल बाउंड्रीज को जल्दी तोड़ना, आपकी हर बात से सहमत होना। आपको लगे कि ये सब इतनी जल्दी, तो रुकिए, शायद ये लव बॉम्बिंग है। टेक्निक 2, गैस लाइटिंग। दूसरी टेक्निक है गैस लाइटिंग। ये सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी को उनकी अपनी रियलिटी, अपनी मेमोरी, अपनी सैनिटी पर डाउट करवाना। कैसे काम करती है ये टेक्निक? तुम पागल हो गए हो, ऐसा कब हुआ? तुम हमेशा चीजें बदल देते हो, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। धीरे धीरे बार बार सुनने के बाद इंसान अपने दिमाग पर से भरोसा खोने लगता है। उसे लगने लगता है शायद सच में मुझे याद नहीं, शायद मैं ही गलत हूं। एक पति रोज अपनी पत्नी से कहता कि उसने कुछ बोला ही नहीं, जबकि उसने बोला था। 2 साल बाद पत्नी ने अपनी डायरी चेक करना बंद कर दी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेमोरी ही खराब है। वो खराब नहीं थी, उसका पति खराब था। गैस लाइटिंग का शिकार इंसान धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है। वो अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगता है। वो मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि मैनिपुलेटर ही सही है, वो नहीं। रेड फ्लैग्स क्या है? लगातार ये बताया जाना कि तुम गलत हो, अपने ही एक्सपीरियंसेस पर डाउट होना, कॉन्वर्सेशंस के बाद कंफ्यूजन होना। अगर ऐसा लगे तो समझ जाइए, शायद गैस लाइटिंग हो रही है। टेक्निक 3 है आइसोलेशन।
मैनिपुलेटर का सबसे पहला काम होता है आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से कट करना। तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते नहीं, फैमिली सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। मैं ही हूं जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, उन लोगों की बातों में मत आओ। धीरे धीरे आप अपने दोस्तों से दूरी बनाने लगते हो, अपने परिवार से कम बात करने लगते हो। आपके पास सिर्फ एक इंसान रह जाता है, मैनिपुलेटर। और जब आप अकेले हो जाते हैं तब मैनिपुलेटर जो चाहे वो करवा सकता है। एक बॉस अपने एम्प्लॉई को रिपीटेडली कहता कि ऑफिस के दूसरे लोग उससे जेलस हैं, उनकी बातों में मत आओ। धीरे धीरे एम्प्लॉई ने सबसे दूरी बना ली। अब उसके पास सिर्फ बॉस था और बॉस जो चाहता वो करता। आइसोलेशन को कैसे पहचाने? कोई आपके क्लोज रिलेशनशिप्स को लगातार क्रिटिसाइज कर रहा हो, आपको लगे कि आपके पास सिर्फ एक ही इंसान है जिस पर भरोसा कर सकते हो, ये आइसोलेशन के साइंस है। टेक्निक 4, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी सोचा है कि लोग गैम्बलिंग के इतने आदी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्लॉट मशीन हर बार प्राइज नहीं देती, कभी देती है कभी नहीं, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें और खींचती है। मैनिपुलेटर भी यही करता है, कभी बहुत प्यार, कभी बिल्कुल इग्नोर, कभी बहुत अटेंशन, कभी बिल्कुल कोल्ड। कब प्यार मिलेगा कब नहीं ये पता नहीं होता, और जब प्यार मिलता है ना, वो डोपामीन ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि आप उसी उम्मीद में बार बार वापस जाते हो। एक रिलेशनशिप में लड़का कभी बहुत रोमांटिक, कभी टोटली कोल्ड। लड़की सोचती शायद मेरी कोई गलती है, वो उसे इंप्रेस करने के लिए अपने आप को बदलती गई, वो अपनी असली पर्सनैलिटी भूल गई। ये प्यार नहीं था, कंडीशनिंग थी। रेड फ्लैग्स, इमोशनल रोलर कोस्टर। कभी पता नहीं कि आज कौन सा वर्जन मिलेगा इंसान का। जब आपको लगे कि आप वॉकिंग ऑन एगशेल्स हैं तो समझ जाइए इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो रही है। टेक्निक 5 है प्रोजेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। प्रोजेक्शन में जो खुद गलत कर रहा हो वो वही गलती दूसरों पर आरोप लगाता है। जो खुद झूठ बोल रहा हो वो दूसरों पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाएगा। जो खुद चीट कर रहा हो वो पार्टनर को सस्पेक्ट करेगा। जो खुद काम नहीं करता वो दूसरों को लेजी कहेगा। एक मैनेजर अपनी टीम से कहता कि तुम लोग कामचोर हो, जबकि वो खुद 2 घंटे लेट आता था। टीम उसे इंप्रेस करने के लिए ओवरटाइम करने लगी। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी फीलिंग्स उन पर प्रोजेक्ट कर रहा था। प्रोजेक्शन को कैसे पहचाने? आप पर उन चीजों के आरोप लग रहे हों जो आपने नहीं की, और वही चीजें मैनिपुलेटर खुद कर रहा हो। यह प्रोजेक्शन है। टेक्निक 6, मूविंग गोल पोस्ट्स। ये बहुत कॉमन टेक्निक है, खासकर वर्क प्लेसेस और फैमिलीज में। गोल पोस्ट्स मूविंग का मतलब है सक्सेस के क्राइटेरिया बदलते रहना ताकि आप कभी जीत ही ना पाए। तुम करो लेकिन कभी कंप्लीट मत होने दो। पहले कहो बस इतना कर लो, फिर कहो और चाहिए, फिर कहो क्वालिटी खराब है, जब तक इंसान थक के हार न मान ले। एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता 90% लाओ तो बाइक दिलवाऊंगा। बच्चा 90% लाता है, अब कहते हैं 95% चाहिए। बच्चा 95% लाता है, अब कहते हैं 90% तो ले आए, अब 100% क्यों नहीं ला सकते। बच्चा कभी बाइक नहीं देखता लेकिन उसकी जिंदगी नंबर्स में गुजर जाती है। ऑफिस में भी ऐसा होता है, टारगेट पूरा करो तो प्रमोशन, टारगेट पूरा किया अब नया टारगेट पूरा किया अब क्वालिटी इशू, कभी फिनिश लाइन नहीं आती। मूविंग गोल पोस्ट्स को कैसे पहचाने? जब आपको लगे कि आप दौड़ रहे हो लेकिन फिनिश लाइन कभी नहीं आ रही, जब हर अचीवमेंट के बाद नई कंडीशन आ जाए, तब समझ जाइए गोल पोस्ट्स मूव हो रहे हैं। टेक्निक 7, फ्यूचर फेकिंग। और 7वीं टेक्निक है फ्यूचर फेकिंग। यह सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर आपको एक खूबसूरत फ्यूचर का सपना दिखाता है ताकि आप प्रेजेंट में उसकी बात मानते रहो। बस थोड़ा और साथ दे, फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, फिर प्रमोशन पक्का। बस 6 महीने, फिर कंपनी IPO लॉन्च करेगी, सब करोड़पति। फ्यूचर का सपना दिखा के प्रेजेंट का कंट्रोल ले लो। एक स्टार्टअप फाउंडर अपने एम्प्लॉइज को रिपीटेडली कहता, बस 6 महीने, फिर कंपनी IPO लॉन्च करेगी, सब करोड़पति। एम्प्लॉइज ने 3 साल तक 80 घंटे हफ्ते काम किया, लो सैलरी पर। IPO कभी आया ही नहीं। फाउंडर ने अपना विला बना लिया, एम्प्लॉइज के पास सिर्फ एग्जॉस्टेड सोल्स और टूटे सपने थे। फ्यूचर फेकिंग में मैनिपुलेटर आपके सबसे डीप डिजायर्स को टारगेट करता है। आप क्या चाहते हो, वही फ्यूचर वो आपको दिखाता है, और आप उस उम्मीद में सब कुछ सह लेते हो। रेड फ्लैग्स, बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे कल और जल्द ही, लेकिन आज कुछ नहीं। आज सिर्फ सैक्रिफाइस है, सिर्फ वेट है। दोस्तों, ये है 7 टेक्निक्स: लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, आइसोलेशन, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, प्रोजेक्शन, मूविंग गोल पोस्ट्स, फ्यूचर फेकिंग। ये मैनिपुलेटर की डिक्शनरी है। इनको याद रखना, क्योंकि जब तुम इन्हें पहचान लोगे तुम उनको पावर से पहचान लोगे। लेकिन याद रखिए,
इन टेक्निक्स को जानना ही काफी नहीं है, असली बात है इनसे बचना, और उसके लिए चाहिए एक ढाल, एक शील्ड। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उसी शील्ड के बारे में, कैसे खुद को बचाएं, कैसे मैनिपुलेटर्स से डील करें, कैसे उनके जाल में फंसने से बचें। चैप्टर 5, बचाव करो अपना, द शील्ड ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मैनिपुलेशन क्या है, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कौन होते हैं मैनिपुलेटर्स और कौन सी टेक्निक्स वो यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ जानने से क्या होता है? अगर हमारे पास बचाव का तरीका नहीं है तो ये सब नॉलेज बेकार है। इसलिए इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे खुद को बचाएं। ये 7 लेयर्स हैं साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस की, 7 शील्ड्स जो आपको मैनिपुलेटर्स से बचाएंगी। लेयर 1, द पॉज बटन। पहली लेयर है द पॉज बटन, रुकने की आदत। जब भी कोई आपसे कुछ अर्जेंट मांगे, कुछ इमोशनल मांगे, कुछ ऐसा जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, रुकिए, बस 10 सेकंड्स, कुछ मत बोलिए, सोचिए। मैनिपुलेटर्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप सोच ना सको। वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड नहीं। पॉज ने उनका गेम खत्म कर दिया। कल से प्रैक्टिस करिए, जब भी कोई कुछ मांगे 3 सेकंड रुकिए, फिलर वर्ड्स यूज करिए। अच्छा, मुझे सोचने दो। देखिए सामने वाले का रिएक्शन बदलता है। इमरजेंसी उनकी है, अर्जेंसी तुम्हारी नहीं, ये मंत्र याद रखिए। लेयर 2, द आउटसाइडर्स आई। दूसरी लेयर है द आउटसाइडर्स आई, बाहर से देखने की नजर। अपनी सिचुएशन को इमेजिन करिए जैसे आप टीवी देख रहे हो, उस शो का हीरो तुम हो। अब देखो, जो विलन तुम्हारे साथ कर रहा है, क्या वो सही है? बाहर से देखना शुरू करो। जब हम अंदर होते हैं, इमोशंस ब्लाइंड कर देते हैं। जब बाहर से देखते हैं, लॉजिक वापस आता है। जब भी कंफ्यूज हो, अपने आप से पूछो, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता, और वही सलाह खुद को दो। हीरो बनने के लिए डायरेक्टर की सीट ले लो। लेयर 3, द पावर ऑफ नो। तीसरी लेयर है द पावर ऑफ नो, ना कहने की ताकत। नो एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं लगता, इसके साथ सॉरी नहीं लगता, बस नो। मैनिपुलेटर्स हमेशा रीजनिंग में फंसा ढूंढते हैं। तुम नहीं क्योंकि बोलोगे तो वो क्योंकि को टारगेट करेंगे। तुम सिर्फ नो बोलोगे तो उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर सीधा नो मुश्किल लगता है तो शुरू करो विद, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, शाम को बताता हूं। धीरे धीरे नो की मसल बिल्ड करो। कल एक छोटी सी चीज पर नो बोलो। कोई एक्स्ट्रा वर्क, नो। कोई अनवांटेड प्लान, नो। देखो, दुनिया नहीं टूटती, लोग अडैप्ट हो जाते हैं और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। नो कहना रूड नहीं, जरूरी है। चौथी लेयर है बाउंड्रीज, सीमाएं। बाउंड्रीज वो लाइंस हैं जो तुम डिसाइड करते हो क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं। ये दुनिया को बताती हैं कि तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना है। कई तरह की बाउंड्रीज होती हैं। टाइम बाउंड्रीज, मैं 8 PM के बाद काम के कॉल्स नहीं लूंगा। इमोशनल बाउंड्रीज, मेरे इमोशंस की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। फिजिकल बाउंड्रीज, मेरे पर्सनल स्पेस में मत आओ। मटेरियल बाउंड्रीज, मेरा सामान बिना पूछे मत लो। बाउंड्रीज कैसे सेट करें? क्लियर, काम, कंसिस्टेंट। मुझे ये पसंद नहीं, ऐसे मत करो, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। पहले ऑकवर्ड लगेगा, फिर नॉर्म बन जाएगा। जब तुम बाउंड्री सेट करोगे, क्या होगा? जो लोग सिर्फ तुमसे फायदा उठा रहे थे वो चले जाएंगे। जो लोग सच में तुमसे कनेक्टेड हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे। बाउंड्रीज फिल्टर की तरह हैं, गंदगी बाहर, असली लोग अंदर। बाउंड्रीज वीक लोगों को दिखाती हैं दरवाजा और मैनिपुलेटर्स को दिखाती हैं दीवार। लेयर 5, डॉक्यूमेंटेशन, 5वीं लेयर है। लिख के रखो। गैस लाइटिंग का काउंटर, लिख के रखो। जो हुआ वो लिख दो, जो बोला वो लिख दो। जब दिमाग भूल जाए, नोटबुक याद दिलाती है। मैनिपुलेटर्स कंफ्यूजन में जीते हैं। तुम क्लैरिटी लाओगे तो उनका गेम खत्म। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस के बाद नोट्स बनाओ, डेट्स, टाइम्स, की पॉइंट्स लिखो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स या स्क्रीन शॉट्स रखो। इमोशनल मोमेंट्स में जो कहा, बाद में खुद से चेक करो। एक एम्प्लॉई ने अपने टॉक्सिक बॉस की हर बात लिखनी शुरू कर दी। जब बॉस ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, तो उसने डायरी दिखा दी। बॉस का गेम खत्म। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बूस्ट। मेमोरी फेल हो सकती है, लेकिन प्रूफ नहीं। लेयर 6, द ट्रस्टेड सर्कल, 6ठी लेयर है। भरोसेमंद लोगों का सर्कल। अकेली सोच में धोखा हो सकता है,
इसलिए 1 या 2 ऐसे लोग रखो जिनका ट्रस्ट करते हो। उन्हें अपनी सिचुएशन बताओ, उनका ओपिनियन लो। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं तुम अकेले रहो, क्योंकि अकेले इंसान पर कंट्रोल आसान है। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी स्ट्रेंथ है। कैसे चुने ये लोग? वो लोग जो तुम्हें चैलेंज करें, सिर्फ हाँ में हाँ न मिलाएं। वो लोग जो तुम्हें सच बोलें चाहे दर्द हो। वो लोग जो तुम्हारे सक्सेस पर खुश हों, जेलस ना हो। कब यूज करें? जब भी कंफ्यूज हो, जब भी लगे कि कुछ गलत है लेकिन समझ नहीं आ रहा, कॉल दैट वन पर्सन। एक कॉल में कितने धोखे खुल जाते हैं। मेरा सर्कल मेरी सुपर पावर है। और 7वीं लेयर है एग्जिट स्ट्रैटेजी, बाहर निकलने का रास्ता। कभी कभी सबसे पावरफुल डिफेंस है भागना। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक जॉब्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर चले जाओ। ये वीकनेस नहीं, विजडम है। कुछ लोग बदलते नहीं, कुछ सिचुएशंस सुधरती नहीं। तुम उन्हें बदलने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हो, या फिर सीधे सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। कैसे पता चले कि एग्जिट का समय आ गया है? तुम्हारा हेल्थ, मेंटल या फिजिकल, अफेक्ट हो रहा है। तुम अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो। तुम हमेशा डिफेंड कर रहे हो, कभी रिलैक्स नहीं। तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ बदला नहीं। एग्जिट का आर्ट सीखो, प्लान बनाओ, रिसोर्सेज इकट्ठा करो, सपोर्ट लो, और फिर एक दिन क्वाइटली, ग्रेसफुली, पावरफुली एग्जिट। बहुत आना था, अब जाना भी आना चाहिए। दोस्तों, ये हैं 7 लेयर्स, 7 शील्ड्स, 7 तरीके खुद को बचाने के। लेकिन असली बचाव तब शुरू होता है जब तुम ये सब अपनी लाइफ में उतारो, सिर्फ पढ़ के नहीं, इंप्लीमेंट करके। अगले चैप्टर में हम सबसे मुश्किल सवाल पूछेंगे, क्या तुम खुद भी मैनिपुलेटर हो? क्योंकि असली आईना सबसे मुश्किल होता है। चैप्टर 6, क्या आप भी मैनिपुलेटर हो? द मिरर। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसे देखना सबसे मुश्किल है, खुद अपने बारे में। स्पार्कमैन कहती हैं, हम सब ने कभी ना कभी मैनिपुलेशन की है, बिना जाने, बिना समझे। और सच्ची ग्रोथ तभी होती है जब हम आईने में देखें। तो रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को मैनिपुलेट किया है? शायद आपका जवाब हो नहीं, कभी नहीं। लेकिन गौर से सोचिए, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट दी है? गुस्सा नहीं दिखाना, लेकिन बात भी नहीं करनी, ताकि सामने वाला परेशान हो, माफी मांगे और जो हम चाहते हो वो करे। कभी आपने अपने पार्टनर को इग्नोर किया उन्हें सबक सिखाने के लिए? कभी अपने बच्चे से बात करना बंद किया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया? कभी किसी दोस्त को नजरअंदाज किया क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा? ये मैनिपुलेशन है। द फिक्स, बात करो। मुझे बुरा लगा क्योंकि ये हेल्दी है, चुप रहना अनहेल्दी है। कभी इमोशनल ब्लैकमेल किया है? अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं बहुत दुखी होऊंगा, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूं और तुम। गिल्ट ट्रिप देना ये इमोशनल ब्लैकमेल का क्लासिक एग्जाम्पल है। आप दूसरे के इमोशंस को वेपन बना रहे हो। कभी अपने पेरेंट्स को गिल्ट किया उनसे पैसे लेने के लिए, कभी अपने दोस्त को इमोशनली प्रेशर दिया प्लान चेंज करने के लिए। द फिक्स, अपनी नीड्स डायरेक्टली बोलो। मुझे हेल्प चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं बहुत अलोन फील करूंगा। ये मैनिपुलेशन है। कभी फ्लैटरी विद मोटिव यूज की है? पहले तारीफ, फिर डिमांड। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अलावा कोई ये नहीं कर सकता, बस ये एक काम कर दो। कभी आपने किसी की तारीफ की क्योंकि आपको उनसे काम था? कभी बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके बोला, जबकि असली मोटिव कुछ और था? द फिक्स, अगर काम है तो काम मांगो, तारीफ जेन्युइन हो तभी करो। कभी इंफॉर्मेशन छुपाई है? जानते हुए भी नहीं बताना ताकि सामने वाला गलत डिसीजन ले और आपको फायदा हो। अपने कलीग को पूरा प्रोजेक्ट डिटेल नहीं देना ताकि वो फेल हो और आप शाइन करो। अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देना क्योंकि पता है अगर दिया तो वो मना कर देगा। द फिक्स, ट्रांसपेरेंसी प्रैक्टिस करो। जो तुम जानते हो, जो उन्हें जानना चाहिए, बता दो, रिजल्ट चाहे जो हो। कभी विक्टिम बन के दूसरों से सिंपैथी ली है? मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं बहुत परेशान हूं, तुम नहीं समझोगे मेरी सिचुएशन। और सामने वाला आपकी मदद के लिए दौड़ा चला आता है, आपको अटेंशन मिलता है, सिंपैथी मिलती है और आपका काम हो जाता है। द फिक्स, जब सच में प्रॉब्लम हो तभी शेयर करो, नहीं तो स्ट्रांग बनो, इंडिपेंडेंट बनो। स्पार्कमैन कहती हैं, खुद को जांचने के लिए हर दिन 3 सवाल पूछो। क्या मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि इससे मेरा काम होगा? अगर सामने वाला जानता कि मेरा असली मोटिव क्या है तो भी वो मेरे साथ रहेगा? क्या मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा किया जाए,
दोस्तों, जब तुम मैनिपुलेशन को पहचान लोगे अपने अंदर भी, तब तुम सच में फ्री हो जाओगे, क्योंकि तब तुम कॉन्शियसली चूज कर सकते हो ऑनेस्ट रहना है या डिसऑनेस्ट। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक और मुश्किल सवाल पर, क्या मैनिपुलेशन अच्छी भी हो सकती है? क्या कभी इसका इस्तेमाल सही है? दोस्तों, ये किताब का सबसे फिलॉसफिकल हिस्सा है और शायद सबसे जरूरी भी, क्योंकि अब तक हमने मैनिपुलेशन को एक बुरी चीज की तरह देखा है। लेकिन स्पार्कमन पूछती हैं, क्या सच में हर मैनिपुलेशन बुरी है? क्या कभी इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है? सोचिए, एक तरफ है मैनिपुलेशन हमेशा गलत है, क्योंकि ये कंसेंट छीनती है। सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। चाहे मोटिव अच्छा हो, मेथड गलत है। अगर डॉक्टर पेशेंट को झूठ बोल के दवा खिलाए, ये विटामिन है, और वो दवा कैंसर की हो, तो क्या ये सही है? पेशेंट को पता होना चाहिए। हर इंसान को राइट है जानने का कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैनिपुलेशन ये राइट छीनती है। दूसरी तरफ है इंटेंट मायने रखता है। अगर कोई बच्चा इंजेक्शन से डरता है और डॉक्टर उसे चॉकलेट का झूठ बोल के इंजेक्शन दे देता है, क्या ये गलत है? नहीं, क्योंकि इंटेंट है बच्चे की जान बचाना। कई बार पेरेंट्स बच्चों को स्टोरीज सुना के उनमें अच्छी वैल्यूज डालते हैं। झूठ मत बोलो, नहीं तो नाक लंबी हो जाएगी। ये टेक्निकली झूठ है, लेकिन इंटेंट अच्छा है। हर टूल न्यूट्रल होता है, चलाने वाले पर डिपेंड करता है उसका इंटेंट क्या है। तो फिर लाइन कहां है? कब मैनिपुलेशन गलत है और कब सही? स्पार्कमन बताती हैं, फर्क है मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में। मैनिपुलेशन में तुम छुपाते हो, इन्फ्लुएंस में तुम गाइड करते हो, लेकिन सामने वाले को पता होता है। 4 सवाल जो एथिकल इन्फ्लुएंस के लिए पूछने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, क्या मैं अपना इंटेंट बता सकता हूं? बेनिफिट, क्या इससे सामने वाले का भी भला हो रहा है? फ्रीडम, क्या सामने वाला नो कह सकता है बिना कॉन्सिक्वेंस के? डिग्निटी, क्या मैं सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रख रहा हूं? कुछ एथिकल डिलेमा सोचिए। सिनेरियो 1, आपको पता है कि आपका फ्रेंड गैम्बलिंग में अपना सब कुछ लगा रहा है। आप उसे झूठ बोल के बचाते हैं, मैंने सुना है पुलिस रेड करने वाली है उस जगह। सही या गलत? सिनेरियो 2, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फैमिली बोलती है ताकि वो एक्स्ट्रा वर्क करें बिना एक्स्ट्रा पे के। सही या गलत? सिनेरियो 3, एक टीचर एक वीक स्टूडेंट को बहुत प्रेज करता है, थोड़ा ज्यादा ही, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सही या गलत? दोस्तों, मैनिपुलेशन का असली मापदंड है क्या तुम्हारे एक्शन से दुनिया में थोड़ा और प्यार आया या थोड़ा और धोखा। टेक्निक्स तो सेम है, फर्क सिर्फ दिल का है। दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में हैं। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में था। तुमने देखा कैसे काम करता है मैनिपुलेशन। तुमने पहचाना कौन हो सकते हैं मैनिपुलेटर। तुमने सीखा कैसे बचना है। तुमने आईना भी देखा अपने अंदर, और तुमने सोचा कि कभी-कभी इन्फ्लुएंस सही भी हो सकता है। तो अब तुम क्या हो? तुम हो द अवेयर वन। अवेयरनेस तुम्हारी शील्ड है, अवेयरनेस तुम्हारी स्वॉर्ड है, अवेयरनेस तुम्हारी आइडेंटिटी है। अब कोई तुम्हें आसानी से कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई तुम्हें आसानी से गिल्ट ट्रिप नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। द 5 न्यू रूल्स फॉर योर लाइफ। रूल 1, ट्रस्ट योर गट। जब कुछ गलत लगे तो गलत ही है। शायद तुम एक्सप्लेन न कर पाओ, शायद लॉजिक न बन रहा हो, लेकिन तुम्हारा इंट्यूशन वो हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, उसे इग्नोर मत करो। रूल 2, स्लो डाउन। जब कुछ अर्जेंट लगे स्लो हो जाओ, जब कुछ इमोशनल लगे पॉज करो, जब कुछ प्रेशर लगे स्टेप बैक करो। स्पीड मैनिपुलेटर की एलाय है, स्लो तुम्हारी एलाय है। रूल 3, क्वेश्चन एवरीथिंग। ये कौन कह रहा है? उनका क्या फायदा है? अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? ये 3 सवाल हमेशा पूछो, हर सिचुएशन में, हर इंसान के साथ। रूल 4, कीप योर सर्कल क्लोज। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं उन्हें पकड़ो, जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं उनकी कद्र करो, जो लोग तुम्हारे सक्सेस पर खुश होते हैं उनके साथ रहो। यही तुम्हारी रियल वेल्थ है। रूल 5, बी द लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम वो मत बनो जिससे तुम डरते हो। मैनिपुलेशन की पावर तुम्हारे हाथ में है। उसे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए मत करो, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, और कभी-कभी उनकी भी हेल्प करने के लिए जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते।
दुनिया में बहुत डार्कनेस है, बहुत लोग हैं जो दूसरों का फायदा उठाएंगे, लेकिन तुम उनमें से मत होना। तुम वो बनो जो अंधेरे में भी रोशनी जला सके, क्योंकि असली पावर कंट्रोल में नहीं, काइंडनेस में है। द फाइनल स्टोरी। एक बार एक बूढ़े ने अपने शिष्य से कहा, मेरे अंदर दो भेड़िए लड़ते हैं, एक का इरादा गलत है, दूसरे का सही, कौन जीतेगा? शिष्य ने पूछा, कौन सा गुरुजी? बूढ़े ने कहा, जिसको मैं खाना खिलाता हूं। दोस्तों, तुम्हारे अंदर भी दो भेड़िए हैं, एक जो चाहता है कंट्रोल करे, दूसरा जो चाहता है कनेक्ट करे। एक जो चाहता है फायदा उठाए, दूसरा जो चाहता है हेल्प करे। दोनों की अपनी ताकत है, दोनों की अपनी वैल्यू है, लेकिन सवाल यह है, तुम किसको खाना खिलाओगे? क्योंकि जो भेड़िया तुम खिलाओगे वो जीतेगा, और वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगा। स्टोरीज ऑफ जिंदगी का यही पैगाम है कि तुम अपनी स्टोरी खुद लिखो, अपने हाथों, अपने दिल से, अपनी सोच से। और हाँ, दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी स्टोरी को कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन अब तुम जानते हो उनकी चालों को, अब तुम तैयार हो। तो चलो नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यही थी आरबी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की कहानी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको वो ज्ञान मिला होगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, ये नॉलेज हाथ में आने के बाद अब जिम्मेदारी आपकी है। इससे इस्तेमाल करना है डार्कनेस के लिए या लाइट के लिए, ये आपका चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, ये हमें बहुत एनर्जी देता है ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए। और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो अक्सर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो थोड़े इनोसेंट हैं, जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। स्टोरीज ऑफ जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हो, बदलना चाहते हो और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी स्टोरीज हम लेकर आते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना और मैनिपुलेशन से बच के रहना। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ अपनी